वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वी वर स्टडिंग साइंटिफिक रिसर्च टॉपिक जो कि आपका जनरल अवेयरनेस के अंडर है। आपके आने वाले जीकेपीएसआई एग्जाम में जनरल अवेयरनेस कंपोनेंट के अंदर ये टॉपिक है। तो इसके अंदर हम मंथ वाइज जो भी इंपॉर्टेंट रिसर्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स रहे हैं, चाहे वो स्पेस के हों, चाहे वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हों, उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे जून एंड जुलाई 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट रिसर्च से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज रही है या कुछ नई एडवांसमेंट हुई है, उन सबको डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, और उससे रिलेटेड अगर डिटेल होगी तो उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कामी केस। आपको पूछ रहे हैं कि ये जो टर्म है कामी केस, जो कि नागस्त्र के रेफर में यूज की जाती है, इसका मतलब क्या है? क्या ये एक जीपीएस टेक्नोलॉजी है जो कि नेविगेशन के लिए यूज होती है? द एबिलिटी टू अबॉर्ट अ मिशन मिड फ्लाइट, a Japanese World War II tactic involving suicide attacks, और a type of high explosive warhead। तो देखिए कामी केस का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों ने सुसाइड बॉम्बर्स का सुना होगा या सुसाइड अटैकर्स का सुना होगा। सुसाइड अटैकर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब वो किसी पे अटैक करते हैं तो वो खुद भी उसमें यू कैन से कि उसमें खत्म हो जाते हैं। जैसे सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, है ना, दे नो कि उनकी भी लाइफ चली जाएगी, स्टिल वो अटैक करते हैं और खुद भी खत्म हो जाते हैं। सिमिलरली वैसे ही कुछ आर्म्स एंड एमिनेशंस होती हैं, जैसे आप मिसाइल की अगर बात करें, ड्रोन्स की बात करें, इस तरह के आर्म्स एंड एमिनेशंस होते हैं कि जब आपने उन्हें टारगेट पे फेंका तो टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड कैमिकेस। ठीक है, तो सुसाइड अटैक्स के कंटेक्स्ट में, जो कि एक जापानीज वर्ल्ड वॉर टू में एक टैक्टिक था, उसमें ये जो है कंटेक्स्ट में यूज हुई, और आज की दौर में उन सभी आर्म्स एंड एम्युनिशन के कंटेक्स्ट में ये यूज की जाती है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द और आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द टारगेट। ठीक है, क्लियर हो गया? या आप वीडियो पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अ प्रावाह। प्रावाह के बारे में कुछ पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि ये किस पर्पस के लिए डेवलप किया गया। तो पहले तो आपको एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन से आपको पहला पॉइंट यहां मिल जाता है कि प्रावाह अगर पूछते हैं कि भाई ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो ये इसरो द्वारा डेवलप किया गया। और ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये भी आप याद रखें, एग्जाम में अगर आया कि प्रावाह क्या है, क्या ये कोई मिशन है, क्या ये कोई स्कीम है? नहीं, इट्स अ सॉफ्टवेयर जो किसके द्वारा डेवलप किया गया? इसरो। अब रीजन क्या है? ऑप्शंस में देखते हैं। प्रिडिक्टिंग वेदर पैटर्न्स, एरोडायनेमिक एंड एरोथर्मल एनालिसिस ऑफ एरोस्पेस व्हीकल, मॉनिटरिंग सैटेलाइट हेल्थ, मैपिंग टेरेस्ट्रियल टेरेन्स। तो देखिए, जब भी एरोस्पेस व्हीकल्स जो होते हैं, जैसे लॉन्च व्हीकल्स हो गए या फिर क्रू मॉड्यूल्स हो गए, उन्हें जब भेजा जाता है स्पेस में, तो आप आसपास जो एयर होती है ना, एयर के फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेशन होती है। हीट जनरेशन का जो है इंपैक्ट पड़ता है उस लॉन्च व्हीकल के स्ट्रक्चर पर। इसी चीज को एनालाइज करने के लिए और उसके बेस पे डिजाइन किस तरह का रखा जाए ताकि ये जो हीट जनरेशन है, ये जो इंपैक्ट है, वो मिनिमाइज हो सके। स्ट्रक्चर कौन सा यूज करें, इसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज प्रावाह। ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, ये एयर फ्लो को साइमुलेट करता है। जिस तरह से स्पेस में होगा उसी तरह से इसको साइमुलेट करता है और बताता है कि किस तरह का इंपैक्ट हीट जनरेशन जो है लॉन्च व्हीकल्स पे होगा, और उस हिसाब से फिर डिजाइन और स्ट्रक्चर को जो है क्रिएट किया जाता है। तो जो गगनयान है या जितने भी मिशन रहे हैं, उसपे बहुत आप एक तरह से कहें एक्सटेंसिवली इस सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है। क्लियर? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। विद रेफरेंस टू काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीएसआईआर से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 कहती है कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो 1942 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो ऑटोनोमस बॉडी है, ये तो बिल्कुल सही है। 1942 में बनी, ये भी सही है। बट मुंबई में ये इसका हेडक्वार्टर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। सेकंड कह रही है कि इट हैज अ डायनेमिक नेटवर्क ऑफ 37 नेशनल लेबोरेटरीज, ये बिल्कुल सही है। इसके पास 37 नेशनल लेबोरेटरीज का नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 ओनली। ठीक है, सो सीएसआईआर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है फॉर इट्स कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट नॉलेज, और 1942 में डेवलप हुआ था, बनाया गया था इसको एज ऑटोनोमस बॉडी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 37 नेशनल लेबोरेटरीज है इसमें और 39 आउटरीच सेंटर, साथ ही 3 यूनिट जो कि पूरे पैन इंडिया में फैली हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक रिसर्च टॉपिक है, तो उसमें सीएसआईआर के बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर याद रखिएगा, किस साल में ये बना ये याद रखिएगा, और किस तरह की बॉडी है ये याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डिमॉन्स्ट्रेट। तो यहाँ आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो फिनोमिना है उसके बारे में पूछा जा रहा है। बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता क्या है, अगर आपको ट्रांसक्रिप्टेज पता है तो आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हैं और फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोसेस रहता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्टेज और फिर होता है आपका ट्रांसलेशन, ठीक है। अब रिवर्स क्या हो गया, रिवर्स हो गया इसका उल्टा, है ना, आरएनए से डीएनए बनाना। दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। अर्लियर ये सोचा जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनली ही फ्लो होता है, ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए नहीं बन सकता। बट जैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का पता चला, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद ये हुआ कि भाई आरएनए से जो है डीएनए भी बनाया जा सकता है, सिंगल स्ट्रैंड हो चाहे डबल स्ट्रैंड हो वो बनाया जा सकता है। एप्लीकेशन की बात करें तो बड़ी जगह इसके यूज किए जाते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रिसर्च प्रोसेस में से यूज किया जाता है, मल्टीपल डीएनए की कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। जब जेनेटिक मटेरियल अगर किसी सैंपल में कम होना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मेथड से आप उसको बढ़ा सकते हैं, सैंपल में उसके अमाउंट को, वायरल मटेरियल को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। फिनोम इंडिया की अगर हम बात करें, सो ये एक इनिशिएटिव जो भारत द्वारा स्टार्ट किया गया है। बेसिकली क्या है, पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अ प्रोजेक्ट एम्ड एट कलेक्टिंग जेनेटिक डेटा फ्रॉम इंडियन इंडिविजुअल टू डेवलप न्यू ड्रग्स। A longitudinal health monitoring initiative to assess risk factors for non-communicable disease in India. A program to promote a traditional medicine practices among Indian communities. A study on the impact of climate change on public health. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये एक लॉन्गिट्यूडनल इनिशिएटिव है जिससे कि देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होगी, जैसे डायबिटीज हो गया, है ना, हार्ट डिजीज हो गया, जो नहीं फैलती, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे नहीं फैलती, ठीक है, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, टच के थ्रू, उसके थ्रू नहीं फैलती, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो उनका कितना रिस्क फैक्टर है देश में, उसको एक्सेस करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लाया गया, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट को तोड़ के भी आपको पूछा जा सकता है, नॉन कम्युनिकेबल की जगह कम्युनिकेबल भी लिखा हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है दैट इज फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ओनली, ठीक है। डेवलप किसके द्वारा किया गया है, सीएसआईआर द्वारा। सीएसआईआर क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, नैनो पार्टिकल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि नैनो पार्टिकल जो है उनके पास यूनिक प्रॉपर्टीज होती है क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है। ये तो बिल्कुल सही है। नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो कि 10⁻⁹ नैनो स्केल में होते हैं, ठीक है। तो उनका इतना छोटा डायमीटर जो है होता है जिसकी वजह से वो जो प्रॉपर्टीज है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज वो एग्जिबिट करते हैं वो टोटल चेंज हो जाती है क्योंकि उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है। दूसरा कह रहे हैं कि नैनो पार्टिकल्स जो है आप दोनों अप्रोच, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन क्या हो गया, टॉप डाउन मतलब बड़े से पार्टिकल को तोड़ के छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स बनाए। बॉटम अप क्या हो गया, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जोड़ के नैनो पार्टिकल बनाए। तो दोनों ही तरीके से नैनो पार्टिकल्स बन सकते हैं। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं, सी, बोथ, ठीक है। ये पॉज करके आप इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ ट्रूनेट प्लेटफॉर्म, इससे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लाने का यही मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कंप्लीट इन्फो मिल जाए, ठीक है, आपको उस कंसेप्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाए। तो ट्रूनेट प्लेटफॉर्म के बारे में पूछ रही हैं कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। दूसरा कहता है कि इट इज अ पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड मशीन दैट कैन बी डिप्लॉयड एट लैब्स, हेल्थ सेंटर एंड इवन इन द फील्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ट्रूनेट प्लेटफॉर्म में जो एक मशीन की बात की गई है जो पोर्टेबल है, जिन्हें मल्टीपल जगहों पर इंस्टॉल किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। ट्रूनेट प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, गोवा बेस्ड मॉलबियो डायग्नोस्टिक द्वारा, ठीक है। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ अ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, ठीक है। और इट्स अ माइक्रो पीसीआर सिस्टम। पीसीआर क्या हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब कोविड था तब आपने इसके बारे में जरूर न्यूज वगैरह में सुना होगा,
ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उस पे बेस्ड है ये। और ट्रूनेट जो है गोवा बेस्ड डायग्नोस्टिक द्वारा डेवलप किया गया है, तो डब्ल्यूएचओ द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। ऑल्दो रिसेंटली उसको जो है हेल किया गया था कि उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसको एक तरह से आप कहें बहुत प्रोत्साहित किया गया था। सो इट इज अ पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड मशीन दैट कैन बी डिप्लॉयड। पोर्टेबल है, बैटरी ऑपरेटेड है, जिसको आप मल्टीपल जगहों पे कर सकते हैं, ठीक है। और इससे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक है, यानी कि डायग्नोस्टिक मतलब टेस्ट वगैरह करती है, ठीक है। सो 40 डिजीज के लिए टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हो गया आपका कोविड-19, एचसीवी, एचबीवी, एचआईवी, एचपीवी, डेंगू, मलेरिया, इन सब तरह के डिजीज का जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम क्या करते हैं, एक्चुअली कंटेंट जो है, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, उसका नंबर बढ़ा देते हैं ताकि उसकी स्टडी करना इजी हो जाए। जो सैंपल है ना, सैंपल में ये रिएक्शन कराई जाती है जिससे कि इन्फेक्शियस एजेंट का कंटेंट बढ़े और हम उसे इजीली उसको स्टडी कर पाए। क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द ट्रूनेट प्लेटफॉर्म। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद कवच सिस्टम। तो कवच सिस्टम है, ये भी एक न्यू इनोवेशन है, तो इससे रिलेटेड आपसे पूछ रहे हैं। इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ फॉर एंश्योरिंग सेफ्टी इन ट्रेन ऑपरेशन। सेकेंड, इट एक्टिवेट्स द ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम। ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देता है इफ द ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल द ट्रेन एज पर द स्पीड रेस्ट्रिक्शन। कि अगर जितनी स्पीड बताई गई है ट्रेन के लिए उससे ज्यादा हो जाती है और ट्रेन ड्राइवर जो है उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ऑटोमेटिक इस सिस्टम की वजह से, कवच सिस्टम की वजह से, ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम जो है वो लग जाएगा। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि ये डीआरडीओ द्वारा डेवलप नहीं किया गया, किसके द्वारा किया गया देखते हैं। कवच इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड एटीपी सिस्टम बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया, आरडीएसओ द्वारा। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा नहीं, किसके द्वारा, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन in the collaboration with Indian industries and trials facilitated by the South Central Railway to achieve the corporate ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी इन ट्रेन ऑपरेशन अक्रॉस इंडियन रेलवेज। तो आरडीएसओ द्वारा ये डेवलप किया गया है इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर। सिस्टम क्या है कि जब एक अपर लिमिट स्पीड की क्रॉस हो जाती है ट्रेन की और कंट्रोल नहीं कर पाए ड्राइवर, तो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम जो है इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इट इज मेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग अ ट्रेन फ्रॉम पासिंग द सिग्नल एट डेंजर एंड अवॉइडिंग कॉलिजन। तो कॉलिजन से बचाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ब्रेक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डेंजर सिग्नल को क्रॉस करें उससे बचाएगा, ट्रेन का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम ये स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इन एडिशन इट प्रिवेंट्स कॉलिजन बिटवीन टू लोकोमोटिव इक्विप्ड विद अ फंक्शनल कवच सिस्टम। तो दो सिस्टम्स हैं जिन पे कवच सिस्टम अगर हुआ, दो लोकोमोटिव पे अगर कवच सिस्टम हुआ तो उनके कोलिजन होने से भी ये बचाएगा। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा कवच, ठीक है, रेलवे से रिलेटेड है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है या नया सिस्टम जो है, इनोवेशन जो है, दैट इज रिलेटेड टू रेलवेज। किस कंटेक्स्ट में वो मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया, और किसके द्वारा डेवलप किया गया, दैट इज आरडीएसओ। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डार्क नेट। डार्क नेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी सही है। पहली कहती है कि द डार्क नेट इज अ पार्ट ऑफ द डीप वेब that is not indexed by search engines and requires special software to access। तो बिल्कुल सही। आपने न्यूज वगैरह में भी सुना होगा डार्क नेट, डीप वेब। ठीक है, इन सबको एक्सेस करने के लिए आप जो नॉर्मल सर्च इंजन है, आपके जो ब्राउजर्स है, आप उनसे इनको सर्च नहीं कर सकते। आपको इन्हें सर्च करने के लिए एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ये एकदम सही है डार्क नेट और डीप वेब के लिए। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि डार्क नेट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज। ये गलत है। डार्क नेट का सिर्फ और सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं होता है, लीगल पर्पसेस के लिए, सर्विलेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी डार्क नेट का यूज किया जाता है। थर्ड है टॉर। टॉर का क्या मतलब हुआ, द अनियन रूटर या राउटर इज अ ब्राउजर कॉमनली यूज्ड टू एक्सेस द डार्क नेट ड्यू टू इट्स एनोनिमिटी फीचर। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये टॉर आप याद रखिएगा, कंप्यूटर सेक्शन में भी आपको ये हेल्प करेगा, उसमें भी क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा जा सकता है। तो टॉर क्या है, ये एक ब्राउजर है जो कि डार्क नेट को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी एनोनिमिटी की वजह से। एनोनिमिटी का क्या मतलब होता है कि कौन यूज कर रहा है, कौन सर्च कर रहा है। नॉर्मली जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं ना, तो उसमें पूरा डेटा आपका स्टोर हो जाता है, आपकी हिस्ट्री से देखा जा सकता है कि आपने क्या क्या सर्च किया, क्या हुआ। बट यहाँ पे क्या एनोनिमिटी का फीचर है, पता ही नहीं चलेगा किसने किया, इसीलिए यहां यूज किया जाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अनेबल टू मॉनिटर और इन्वेस्टिगेट एक्टिविटीज ऑन द डार्क नेट।
सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 3। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो मॉनिटर कर सकती है। ठीक है, सो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उनके पास मेथड्स होते हैं जिससे वो डार्क नेट पे एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकती है। बाकी आप यहाँ पर जो है पॉज करके डिटेल में डिस्कस जो है रीड कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नेक्स्ट है रुद्रम। रुद्रम के बारे में एक मिसाइल है, उसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है। इट इज एन एयर टू सरफेस मिसाइल डेवलप बाय डीआरडीओ फॉर द इंडियन एयरफोर्स। एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकंड, इट इज इक्विप्ड विद द इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड an active radar seeker for guidance. This is not correct. The missile has a range of 250 km and can be launched from various altitude. This is also correct. Option number A is the correct answer. रीड करते हैं स्टेटमेंट 1। रुद्रम 1 जो है वो एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि एयर से आप लॉन्च करके जो सरफेस पे वो टारगेट को हिट करेगी। डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई है, किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए। बिल्कुल सही। दूसरा है रुद्रम 1 uses INS GPS navigation and a passive homing head for guidance, not an active radar seeker। ये रडार सीकर को नहीं यूज करता है बल्कि जीपीएस नेविगेशन को यूज करता है। ठीक है, रडार सीकर को नहीं। और बाकी रेंज की बात करें तो वो एकदम सही है, 250 किलोमीटर की रेंज है। द टर्म तुशील एंड तमल, ये रिसेंटली न्यूज में रहे, आपको बताना ये किसके कंटेक्स्ट में है। तुशील तमल, इसरो की अपकमिंग स्पेस मिशन, माइनर प्लैनेट्स, इंडियन नेवी फ्यूचर फ्रिगेट्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। Okay, so the correct answer is option number C. C is the correct answer. तुशील और तमल क्या है? ये इंडियन नेवी के फ्यूचर फ्रिगेट्स है। फ्रिगेट एक्चुअली क्या होते हैं? ये एक तरह की वॉरशिप होती है, जो शिप्स जो युद्ध के लिए यूज की जाती है ना, एक तरह की वॉरशिप होती है जो जनरली स्मॉल इन साइज होती है और काफी फास्ट होती है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये फास्ट है और स्मॉल है ये वॉरशिप ही। फ्रिगेट जो है वॉरशिप ही होते हैं और काफी नेवल ऑपरेशन में इनका यूज किया जाता है, जैसे एस्कॉर्ट करना लार्ज वेसल्स को, कि आप बहुत बड़े बड़े वेसल्स जो है वो भेज रहे हैं तो उनको एस्कॉर्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, फ्रिगेट्स का। ठीक है, इन वॉरशिप्स का पेट्रोलिंग करने के लिए, ठीक है, कॉम्बैट में इंगेज करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रिगेट्स। तो तुशील एंड तमल क्या है? ये वॉरशिप है, फ्रिगेट्स है इंडियन नेवी में जो लॉन्च हुए। ठीक है, सो न्यूज की अगर हम बात करें तो आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिलेज 2 स्टील्थ फ्रिगेट्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन इन रशिया फॉर द इंडियन नेवी आर सेट टू बी डिलीवर्ड सून। ठीक है, तो क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि ये दोनों जो फ्रिगेट्स हैं जो नाम अभी हमने देखे थे तुशील एंड तमल, वो काफी देर से पेंडिंग थे, रशिया में अंडर कंस्ट्रक्शन थे, तो वो फाइनली जो है भारत को डिलीवर हो गए हैं और 2024 सितंबर में ये डिलीवर हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने कहां से इंपोर्ट किए हैं, ये रशिया से हैं क्या? वॉरशिप्स हैं। ठीक है, वॉरशिप्स है और रशिया से हमने इन्हें लिया है। चलिए, विद रेफरेंस टू लाइफाई, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफाई, वाईफाई तो आपने देखा है। ठीक है, वाईफाई, नाउ देयर इज सम लाइफाई पे बेस्ड कुछ स्टेटमेंट है जो आपको बतानी है। ठीक है, चलिए, पहली है लाइफाई यूज्ड रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा ऑफरिंग हायर स्पीड्स देन ट्रेडिशनल वाईफाई। सो ये सही नहीं है। जो लाइफाई है ना वो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल नहीं करती है। ठीक है, वो लाइट्स का, लाई है ना, लाई, यहाँ पे लाई स्टैंड फॉर लाइट, वो लाइट का इस्तेमाल करती हैं। जो लाइट स्पेक्ट्रम में होते हैं ना, विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम है जो, वहां उनका इस्तेमाल करती है ये टू ट्रांसमिट द डेटा। सेकेंड, लाइफाई इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर इन्वायरमेंट सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये बिल्कुल सही है। लाइफाई का इस्तेमाल आप ऐसी जगहों पे कर सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। Wi-Fi bandwidth capacity is significantly higher than that of a Wi-Fi technology। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वाईफाई क्या हो गया? वायरलेस फिडेलिटी। लाइफाई क्या हो गया? लाइट फिडेलिटी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए लाइफाई क्या है? लाइट फिडेलिटी। वाईफाई क्या होता है? फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये लाइट वेव को यूज करती है। जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट होगी, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, इनका इस्तेमाल करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ना कि रेडियो वेव्स का। वाईफाई रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हैं, लाइफाई किसका यूज कर रहे हैं? ये विजिबल लाइट्स का। ठीक है,
इसीलिए ये ऐसे इन्वायरमेंट में फायदेमंद होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, जैसे आप देखिए हॉस्पिटल्स में बहुत सारे अप्लायंसेस यूज होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की चांसेस होते हैं, एयरक्राफ्ट कैबिन्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। तो ऐसी जगहों पर अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो लाईफाई इज बेटर ऑप्शन। क्लियर? सो ध्यान रखिएगा, लाईफाई की फुल फॉर्म लाईफाई एंड वाईफाई की। सेकंड, ये यूज करते हैं आपके विजिबल लाइट का, अल्ट्रा यूवी लाइट का या इंफ्रारेड लाइट का, और ये यूज करते हैं रेडियो वेव्स का। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल कहां पर है? जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मिडेविस प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो डब्ल्यूएचओ द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मिडेविस। आपको बताना है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी है, कौन सी सही है। It is the world first open access a platform for medical device data. एकदम सही है। It attempts to simplify medical device naming by using a single standardized naming scheme. तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 is correct only. So मिडेविस, आप ध्यान रखिएगा, मिडेविस जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो डब्ल्यूएचओ द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ द्वारा डेवलप किया गया है और ओपन एक्सेस ग्लोबल पोर्टल फॉर मेडिकल डिवाइस डेटा। जितने भी मेडिकल फील्ड में डिवाइस यूज किए जाते हैं उन सबका डेटा रखने के लिए इस पर्टिकुलर आप एक तरह से कहे प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। ठीक है, ये एक सिंगल नेम सिस्टम को क्रिएट नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। ठीक है, तो आपको इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे कि मेडिविस क्या है या मेडिविस किसके द्वारा डेवलप किया गया। इसी तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही आएंगे, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। बट मैं इसीलिए आपके लिए लेके आई हूं ताकि जो है आपको उसको डिटेल में आपको उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ईईजी? जैसे ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, उसी तरह से ईईजी होता है। अब ईईजी किसके लिए यूज करते हैं? ईसीजी तो आप सबको पता है किसके लिए होता है, हार्ट की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए करते हैं, है ना। तो ईईजी को क्या करते हैं, उसका किसमें यूज होता है? इट कैन बी यूज्ड टू हेल्प डायग्नोज एंड मॉनिटर नंबर ऑफ कंडीशन अफेक्टिंग द ब्रेन. It is one of the main tests to help diagnose epilepsy. It can reveal the effect of anesthesia and sleeping pattern. All of the above. तो इसका सही आंसर जो है that is all of the above. Actually ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए इसका यूज होता है। तो एपिलेप्सी को डिटेक्ट करना हो, ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करना हो, या उसका एनेस्थीसिया का स्लीपिंग पैटर्न पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, इस सब को स्टडी करना हो, वो यूज ईईजी। ठीक है, सो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। सेफेलो जो है दैट इज वर्ड यूज फॉर ब्रेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ग्राफी हो गया उसका पिक्चर जो निकलेगा, इलेक्ट्रो हो गया इलेक्ट्रिक का यूज करके, और सेफेलो हो गया आपका ब्रेन। ठीक है, हेंसबर्गर द्वारा इसे डेवलप किया गया था। सो ये जनरली क्या रिकॉर्ड करता है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ब्रेन की यूज करता है। जब पर्सन सोता है, एपिलेप्सी होती है, तो उस वक्त ब्रेन में एक्टिविटी अलग अलग तरीके की होती है, तो उन सबको रिकॉर्ड करता है ये। ह्यूमन ब्रेन जो है वो जो है न्यूरॉन्स के बने होते हैं। ठीक, ये बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारे ब्रेन की न्यूरॉन। सो उसके फंक्शंस को ये जो है एनालाइज करता है। और द मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जब ये न्यूरॉन्स मूव करते हैं स्लीपिंग पैटर्न की तरफ, एनेस्थीसिया के टाइम पे, एपिलेप्सी के टाइम पे, तो ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं जिसको ईईजी के टेस्ट के थ्रू रीड किया जाता है। सो बहुत सारे हेल्प साइंस के एपिलेप्सी का आपको डायग्नोज करना हो, नंबर ऑफ ब्रेन कंडीशन को डायग्नोज करना हो, स्लीपिंग पैटर्न को देखना हो, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग कोमा को स्टडी करना हो, तो इन सब चीजों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो जनरली ये न्यूज में क्यों था, ईईजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर दैट इज 2024 को 100 साल हो गए इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को डेवलप हुए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ भी हम रिसर्च नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ भी टेक्नोलॉजी को हम स्टडी नहीं कर रहे, वो स्टडी जो रिसेंटली न्यूज में रही है। और वो न्यूज में भी क्यों रही है, क्योंकि देखिए जैसे ईईजी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 100 साल हुए उनको लास्ट ईयर, इसलिए हम ईईजी को पढ़ रहे हैं, एग्जाम में पूछे जाने के चांस हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक होता है आपका न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, जिसमें जो है मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल वो डिसोसिएट होता है, टूटता है ना। फिर आ गया आपका फ्यूजन। फ्यूजन का क्या मतलब होता है, जुड़ना। मटेरियल जो है, दो न्यूक्लियर मटेरियल आपस में फ्यूज हो रहे हैं और फिर एनर्जी रिलीज हो रही है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तब भी एनर्जी रिलीज होती है, जब फ्यूज हो रहा है तब भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो फ्यूजन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। इट इज अ प्रोसेस इन विच टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस। एकदम सही। द प्रोसेस इज द
सोर्स विच पावर स्टार्स इंक्लूडिंग द सन, एकदम सही। ये हमने शायद पीछे पहले भी डिस्कस किया था। तो न्यूक्लियर फ्यूजन ही है जो कि स्टार्स में, सन में जो होता है, सन जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है सन में हो रही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। इसे आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप इज प्राइमरी यूज फॉर। ये इंडिया का टेलीस्कोप है, नाम है ग्रोथ। किसके लिए यूज किया जाता है? डिस्टेंट गैलेक्सीज को स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्विंग द सन, स्टडिंग सेलेस्टियल ट्रांजिट इवेंट, एनालाइजिंग ब्लैक होल। सही आंसर है स्टडिंग सेलेस्टियल ट्रांजिट इवेंट। तो ग्रोथ इंडिया का जो टेलीस्कोप है कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख में है। ठीक है, तो ग्रोथ है क्या? टेलीस्कोप है, भारत के द्वारा डेवलप किया गया है, लद्दाख पे है। ठीक है, और उसने रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि 116 मीटर का जो एस्ट्रॉइड है उसको इसने कैप्चर किया था, उसकी इमेज को, जो कि अर्थ को अप्रोच कर रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, जिसके लिए डार्ट मिशन को डेवलप किया था नासा ने, है ना। डार्ट मिशन क्या था? डार्ट मिशन था नासा द्वारा जो डेवलप किया गया था, जो एस्ट्रॉइड जो अर्थ की तरफ आते हैं उनको डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो उसी को स्टडी करने के लिए एक टेलीस्कोप जो भारत द्वारा भी डेवलप किया गया, लद्दाख में है, उसने 116 मीटर का जो एस्ट्रॉइड है उसे डिटेक्ट किया था, उसकी इमेज को, जो कि अर्थ में अप्रोच कर रही थी, इसलिए न्यूज में रहा। तो ग्रोथ क्या है? टेलीस्कोप है, लद्दाख में इसे स्टैब्लिश किया गया है। क्लियर? लद्दाख की कौन सी जो है ऑब्जर्वेटरी में? दैट इज इन हानले। ओके, और ये अगर हम वेंचर की बात करें तो इट इज अ कंबाइंड वेंचर बिटवीन द IIT बॉम्बे एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इन बेंगलुरु। उनके कंबाइंड वेंचर से ये डेवलप किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग पम्प्ड स्टोरेज प्लांट। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो आपसे पूछी जा रही है स्टेटमेंट्स, आप बताइए कौन सी सही है। पम्प्ड स्टोरेज प्लांट यूज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। सही है। The system involves two water reservoir at different elevation which generate power when water moves from the higher reservoir to the lower reservoir. Power is also required to pump water back. तीनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए, ये पम्प्ड स्टोरेज प्लांट है क्या? हायर ऑल्टीट्यूड में ये रिजर्वायर होता है, हायर ऑल्टीट्यूड में इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, फिर इसे जो है स्पीड में नीचे, ढलान के नीचे डाला जाता है, और नीचे ढलान में जो है टरबाइन होता है। ऐसे नीचे ढलान में जो होता है वो टरबाइन होता है। तो ये पानी जब ऊंचाई से नीचे इसे ऊपर ऊंचाई में इसे कलेक्ट किया जाता है रिजर्वायर को, है ना, और जब आप इसको ओपन करेंगे गेट, और हाइट से जब पानी नीचे आता है तो बहुत तेजी से नीचे आता है, तो वो सारी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने इकट्ठा करके रखा, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहां पर आके टरबाइन को रोटेट करती है, और वो फिर यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, और फाइनली यहां पे पानी इकट्ठा कर दिया जाता है। अब दोबारा से एनर्जी जनरेट करने के लिए इस पानी को दोबारा यहां पे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए एनर्जी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये है, तो तीनों स्टेटमेंट पे यही बताया गया है। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, पंप स्टोरेज प्लांट डू यूज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेविटी का प्रिंसिपल कैसे यूज हो रहा है? देखिए, यहाँ पे पानी है हाई ऑल्टीट्यूड पे, नीचे लाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टरबाइन है, और टरबाइन रोटेट करके और फिर यहाँ पे रिजर्वायर पे इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ से फिर से दोबारा जो है एनर्जी का यूज करके पंप किया जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। अब नीचे तेजी से पानी क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, तो ग्रेविटी का ही प्रिंसिपल यूज हो रहा है ना, ऊपर की चीज हमेशा नीचे गिरती है, दैट इज ग्रेविटी ना, तो ग्रेविटी यूज हो रही है। और टरबाइन को लोअर रिजर्वायर में जब आता है तो टरबाइन को रोटेट करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और दोबारा से आपको इसको दोबारा एनर्जी जनरेट करने के लिए ये जो लोअर रिजर्वायर में पानी इकट्ठा हुआ है इसको दोबारा आपको ऊपर भेजना है, तो एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। आज हमने और कुछ इंपॉर्टेंट जो थे साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड एमसीक्यूज उन्हें डिस्कस किया, उनको कंसेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश की। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लाएंगे कुछ और